नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो अभी जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने कक्षा 11वीं का 1.2 पढ़ लिया था, है ना, मैथ्स का। अब आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जिसके आधार पर हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आता है उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट, ठीक है। तो यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, तो हम समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो इसको इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। पहले ऐसे बना देते हैं और इसके नीचे एक छोटी सी ऐसी लाइन खींच देते हैं ना। तो इसको क्या पढ़ते हैं, ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यदि एक्स ए का कोई अवयव हो, है ना, तो यदि ए में यह उपस्थित है तो यह बी में अवश्य उपस्थित होगा, है ना। ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, इसमें भी सम्मिलित होगा। जैसे देखिए, उदाहरण देख लीजिए। यदि कोई समुच्चय ए है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक इसमें नंबर दिए गए हैं, ठीक है। और कोई समुच्चय बी है, इसमें 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट कर दिया। डॉट डॉट यानी कि इसमें सारी की सारी संख्याएं आ गई, 6 7 8 9 10 11, यानी कि अनंत तक जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या है, ये 8 तक ही है लेकिन ये अनंत तक है। तो यानी कि ये जब अनंत तक हो गया तो इसमें सारी की सारी संख्याएं आ गई। तो ये भी इसमें होगा ना भाई, 7, इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, 6 7 8 9। तो ये क्या है, 8 तक इसमें है, लेकिन ये भी तो इसमें भी तो उपस्थित है ना 8 तक। तो चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में भी उपस्थित है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक और उदाहरण देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल है, ए इक्वल टू AEIOU, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। और दूसरा है बी इक्वल टू ABCD और डॉट 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 XYZ, यानी कि इसमें क्या किया गया है, ABCD के सारे अक्षरों को ले लिया गया है। तो AEIOU, तो देखिए इसमें ए उपस्थित है, फिर डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, तो इसमें भी क्या होगा, ई उपस्थित होगा। फिर इसी तरह से ये तो पूरी की पूरी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई, तो इसमें तो ये सारे के सारे अक्षर उपस्थित होंगे ही, इसके साथ ही अन्य शब्द भी उपस्थित है, जैसे BC XYZ D, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होने के कारण ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। और इस कंडीशन में बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, ठीक है। और बी जो है वो ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। अधिसमुच्चय को इंग्लिश में सुपरसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे जब प्रश्नावली का, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक है उचित समुच्चय, ठीक है। उचित समुच्चय को इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट बोला जाता है, ठीक। अब इसकी परिभाषा देखिए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो किंतु समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसको ए और इस चिन्ह से, उसमें क्या था, जब उपसमुच्चय होता है तब यहाँ लाइन खींच देते हैं एक, है ना, और ये तो रहता ही है। लेकिन जब उचित उपसमुच्चय होता है तब केवल इस चिन्ह को दर्शाते हैं, इसके नीचे लाइन नहीं खींचते हैं। तो ये हो गया ए उचित उपसमुच्चय है बी का। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, तो ए में क्या है, आपकी कक्षा के विद्यार्थी यानी कि आपके जितने विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे ए समुच्चय में हैं, ठीक है। और दूसरा समुच्चय बी है, तो इसमें आपके विद्यालय के विद्यार्थी। अब बताइए, जो आपकी कक्षा के विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे आपके विद्यालय के विद्यार्थी हैं, है ना भाई। अगर मान लीजिए आप 11th क्लास में हैं, तो 11th क्लास के विद्यार्थी क्या हैं, आपके विद्यालय में उपस्थित है ना। 9th 10th 11th 12th इसमें तो सबके उपस्थित हैं। तो यानी कि समुच्चय ए के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस समुच्चय में उपस्थित हैं, विद्यालय के विद्यार्थियों में उपस्थित हैं। लेकिन आपके विद्यालय के जितने विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे आपके कक्षा में ही उपस्थित नहीं हैं, क्योंकि आप मान लो 11th क्लास के हो, ठीक है। लेकिन आपके स्कूल में मान लीजिए 9th 10th 11th 12th, 9th 10th 11th और 12th का स्टूडेंट है ना। तो ये सारे के सारे 11th क्लास में तो आएंगे नहीं, आपकी क्लास में तो केवल कौन रहेगा, 11th क्लास के स्टूडेंट रहेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सारे के सारे विद्यार्थी आपके क्लास में नहीं होंगे, लेकिन आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी आपके विद्यालय में जरूर उपस्थित होंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए का प्रत्येक अवयव बी में तो हो लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित ना हो, तो इस कंडीशन में ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, कोई समुच्चय ए है 2 4 6 8 और कोई समुच्चय बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें देखिए 2 4 6 8 है और इसमें 2 4 6
8 उपस्थित है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें 1 3 5 7 9 10 है ना, ये भी उपस्थित है। तो जो इस समुच्चय में अवयव उपस्थित हैं वो तो इसमें उपस्थित है, जैसे 2 4 6 8 तो इसमें उपस्थित है, लेकिन इसके अलावा जो इस समुच्चय में संख्याएं बच रही हैं, जो अवयव बच रहे हैं, वो इस वाले में उपस्थित नहीं है। जैसे एक क्या इसमें उपस्थित है? नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, लेकिन बी के अवयव ए में सारे के सारे उपस्थित नहीं है। कुछ ही अवयव बी के इसमें हैं, बाकी ये वाले नहीं हैं। तो इस कंडीशन में ए को क्या कहा जाता है? बी का उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब आता है सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय। ठीक है, इसे यूनिवर्सल सेट भी कहा जाता है। और ये जो आपका एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यदि हमें कुछ मान लीजिए समुच्चय दिए गए हैं, जैसे समुच्चय ए, समुच्चय बी, है ना, तो ये जो समुच्चय दिए गए हैं, तो इनके अवयवों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो एक समुच्चय बन जाएगा, है ना। तो जो समुच्चय बनेगा उसी को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे कोई समुच्चय ए है, इसके अवयव हैं 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी कि सम संख्याएं हैं। और कोई समुच्चय है बी, तो इसके अवयव कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यानी कि विषम संख्याएं। तो ये क्या हुआ? सम संख्याएं और ये विषम संख्याएं। अब क्या हुआ, अगर ध्यान से देखिए तो ये भी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं और ये भी प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये दोनों क्या है? प्राकृत संख्याओं से मिलकर बने हुए समुच्चय हैं। ठीक है, तो इसको हम इकट्ठा करके अगर लिख दें तो क्या होगा? अगर मान लीजिए हम यूनिवर्सल सेट को यू से दर्शाएं, सार्वत्रिक समुच्चय को यू से दर्शाएं, तो क्या होगा? इनको सबको मिला के लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सबको मिला के लिख दिए और डॉट डॉट कर दिए, चूंकि यहाँ डॉट डॉट था, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इस समुच्चय में इसके भी सारे अवयव उपस्थित हैं और इसके भी सारे उपस्थित हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दिए गए समुच्चय, ये दो समुच्चय दिए गए थे, तो दिए गए समुच्चयों के सभी अवयवों का समुच्चय, ये जितने भी अवयव हैं, इन सब का अगर एक समुच्चय बना दिया जाए, अलग अलग ना करके एक ही समुच्चय बना दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला है घात समुच्चय। तो घात समुच्चय किसे कहते हैं? किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को। अभी उप समुच्चय आप पढ़ चुके हैं, तो किसी समुच्चय के जितने उप समुच्चय होते हैं, अगर उसका एक समूह बना दिया जाए, समुच्चय बना दिया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? घात समुच्चय कहा जाता है। इसे पी और ब्रैकेट में ए द्वारा दर्शाया जाता है। अब जैसे देखिए, समझिए, कोई समुच्चय यदि ए हो तो ए इक्वल टू ए बी सी, तब अब एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी समुच्चय हो, फाई सबका उप समुच्चय होता है। यहाँ देखिए मैंने नोट पॉइंट में भी लिखा है, रिक्त समुच्चय यानी कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये प्रमेय है ना, इसको याद करना है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, यानी कि कोई भी समुच्चय होगा उसमें रिक्त समुच्चय जरूर उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक रिक्त समुच्चय। अब उप समुच्चय किसे कहते हैं? ये जितने भी इस समुच्चय के अवयव हैं, तो इनको आप अलग अलग कितने प्रकार के समुच्चयों में लिख सकते हो, यही होता है उप समुच्चय। जैसे देखिए, सबसे पहले तो मैंने फाई बता दिया, ठीक है। फिर ए है तो अकेला ए लिख दिए, फिर बी है तो अकेला बी, फिर सी है तो अकेला सी, इनको अकेले अकेले लिख सकते हो। फिर ए बी को इकट्ठा कर दिए तो ये बन गया ए बी, फिर बी सी को इकट्ठा कर दिए तो क्या बन गया? बी सी, फिर सी और ए को इकट्ठा कर दिए तो सी ए। अब ये तो अलग अलग हो गए, अब एक बार आप इनको सबको इकट्ठा लिख सकते हो, तीनों को इकट्ठा लिख सकते हो, तो ये लिख दिए ए बी सी, है ना। तो इतने प्रकार से आप इनके अवयवों को अलग अलग प्रकार से लिख सकते हो, तो यही इसके क्या कहलाते हैं? उप समुच्चय कहलाते हैं। अब जितने उप समुच्चय इसके बने हैं, कितने बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने उप समुच्चय बने हैं, अगर इनको सबको एक समुच्चय बना दिया जाए, यानी कि इसके बाहर भी एक ऐसे ब्रैकेट लगा दें, इनका सबका एक समूह बना दें, इकट्ठा करके लिख दें, तो ये क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। जैसे देखिए, पी ए यानी क्या होता है? घात समुच्चय होता है। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट लगा दिए और ये जितने भी इसके उप समुच्चय थे, सभी के सभी को यहाँ लिख दिए और लास्ट में फिर से एक ब्रैकेट लगा दिए, यानी कि ये क्या बन गया? ये उप समुच्चयों का समुच्चय बन गया, जिसे घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट नोट पॉइंट तो मैंने पहले ही समझा दिया कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, फिर प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, एक समुच्चय ए बी सी था, तो इसका उप समुच्चय ये ए बी सी उपस्थित था ना इसमें, तो यानी कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये रिक्त स्थान या फिर सही विकल्प में मैथ्स में पूछता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा।
फिर देखिए n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। यानी कि अगर किसी समुच्चय में n अवयव हों तो उसमें 2 की पावर n उसमें उपसमुच्चयों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर देखिए इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 2 3। तो क्या करेंगे देखिए समझा देता हूँ मैं। इसमें टोटल 3 अवयव हैं तो इसका सूत्र भी मैंने क्या बताया, 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर n यानी कि 2 लिखेंगे और n क्या है, इसमें अवयवों की संख्या। तो कितने अवयव हैं, 1 2 3। तो इसकी पावर में 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। यानी कि इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे, 8 होंगे। अब आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है ना। तो अगर कभी भी संख्या पूछे कि इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे तो आपको ये सूत्र याद रखना है, 2 की पावर n, जितने इसमें अवयव हों तो 2 की घात में उतना ही कर दीजिए, जो आएगा उतने उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये एक लास्ट टॉपिक आता है कि ये अंतराल वगैरह है ना। तो यदि हम ऐसा माने कि ए और बी कोई अवयव हैं किसी समुच्चय के, ठीक है, जो कि आर से बिलोंग करते हैं। आर यानी क्या होता है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन होती है, देख लीजिए, बहुत ईजी है। यदि हम किसी समुच्चय के अवयव को x माने और x क्या हो, a से बड़ा हो या फिर a के बराबर हो। ध्यान से देखिएगा, तो या तो x a से बड़ा हो, ये चिन्ह काहे का है, बड़ा का है, तो या तो a से बड़ा हो या उसके बराबर हो, और b से छोटा हो और उससे बराबर हो, तो इसे समवृत्त या बंद अंतराल कहते हैं। ठीक है, इसे a और ये बड़े वाले ब्रैकेट से दर्शाया जाता है। ये इसमें ब्रैकेट का मेन रोल होता है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको बड़े ब्रैकेट से दर्शाया जाता है, a कॉमा b से। इसमें a व b दोनों सम्मिलित होते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई समुच्चय है कि 2 छोटा या बराबर है x के और x छोटा या बराबर है 6 के। ऐसा कोई समुच्चय आ गया। अब इसको बोला गया कि आप लिखो, तो सबसे पहले तो अगर आपको अंतराल के रूप में लिखने को बोलता है तो आप इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले ऐसे लिखो, और यहाँ 2 है तो 2 लिखो, और फिर यहाँ क्या है 6 है तो इसको 6 लिख दो। बस ये अंतराल के रूप में हो गया। अब अगर आपको ये समुच्चय के रूप में बोलता है तब क्या करोगे, ऐसे मंझला वाला ब्रैकेट लगाओ और उसके बाद क्या लिखा गया है, 2 से बड़ा हो या बराबर हो। तो यानी कि हमको इसमें a व b सम्मिलित करने को बोला था, तो 2 इसमें सम्मिलित होगा तो 2, फिर 2 से बड़ा हो तो 3 4 5, फिर क्या कहा गया है, 6 से छोटा हो या 6 के बराबर हो। यानी कि ये या तो 6 से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, यानी कि बराबर भी हो सकता है, तो मतलब 6 को भी हम ले लेंगे और बस इसके आगे नहीं जाएंगे। तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया, 2 3 4 5 6। तो ये हो गया इसका अंतराल के रूप में, और ये हो गया रोस्टर रूप में समुच्चय। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं इसको दोबारा समझाऊं तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा 10-20 सेकेंड वीडियो को पीछे कर लीजिए और फिर से देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है, यदि x, वही चीज़ है कि x को हम अगर अवयव मान लें तो यदि a छोटा हो x से। अब इसमें देखिए, इसमें क्या था, बराबर बोला गया था, लेकिन इसमें क्या है, केवल छोटा बोला गया है, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो a छोटा हो x से और x छोटा हो b से, तो इसे विवृत अंतराल कहते हैं। उसको क्या बोलते थे, समवृत्त, और इसको बोलते हैं विवृत अंतराल कहते हैं। इसमें a व b सम्मिलित नहीं होते हैं। इसमें क्या था, a व b सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित कैसे होते हैं, मतलब कि ये जो अंतराल दिए गए थे, तो ये देखिए समुच्चय में 2 और 6 सम्मिलित है ना, उपस्थित हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे देखिए कोई अगर हम एग्जाम्पल ले ले, जैसे मान लीजिए कोई हम उदाहरण ले ले, 4 छोटा है, यहाँ पर बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो 4 छोटा है x से और x छोटा है 7 से, मान लीजिए हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। तब क्या होगा, अगर इसको हम अंतराल के रूप में लिखें तो इसको a b कॉमा लगा के लिखते हैं और इसमें छोटा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसको अगर हम अंतराल के रूप में लिखने को बोला जाए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 और 7, है ना, ये वाला और ये वाला, इनको कॉमा लगा के छोटा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अगर इसको समुच्चय के रूप में लिखने को बोला तब क्या करेंगे, चूंकि x बड़ा है 4 से, यानी कि 4 इसमें सम्मिलित नहीं है, तब क्या करेंगे, 4 से आगे चलेंगे। तो 4 से बड़ा क्या होता है, 5, और फिर क्या आता है 6,
फिर क्या बोला गया है, 7 से छोटा हो, यानी कि 7 तक हमें नहीं जाना है, इसमें 7 सम्मिलित नहीं है, 7 से छोटा। तो 7 अब 6 के आगे क्या आता है, 7 आता है, लेकिन हमें 7 नहीं लेना है, केवल 7 से छोटे। तो 4 से बड़ा और 7 से छोटा, तो क्या हो गया 5 6, और यही इसका आंसर है। ठीक है। फिर देखिए जैसे तीसरा वाला है, यदि ऐसा दिया गया हो कि ए से बड़ा या बराबर हो एक्स, लेकिन बी से छोटा बस हो, यानी कि इसमें बराबर लगा हो लेकिन इसमें बराबर ना लगा हो, तो जिस वाले में बराबर लगा होता है उस वाले की तरफ हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता है, केवल ये छोटा या बड़ा का चिन्ह लगा हो, वहाँ पर हम ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है। और जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या था, यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा था, इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर बराबर का चिन्ह कर दिया, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लगाया है। तो क्या करेंगे, जहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो ए के पास बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट, और जहाँ बराबर का चिन्ह है जिसके पास, उसके पास क्या कर देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट। इसी का जस्ट उल्टा कर दिए। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले पार्ट में, ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का, तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया होगा तो आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अब ये पार्ट 4 है, और पार्ट 5 में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और अगर आपको कहीं ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हैं, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत है या फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको कुछ और पढ़ना तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।